चलिए, गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बी डू हैव के क्वेश्चंस जो हमने पिछली क्लास में किए थे। एक मिनट बच्चों, ये वीडियो रुक गया, जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट कहाँ आ गए हम लोग? चलिए, तो आज की क्लास में हम लोगों को डिस्कस करने प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन बी डू हैव। लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने बी डू हैव के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, मतलब हमने कुछ वो डिस्कस किए थे आपके क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट्स, कि बी डू हैव के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक बात बता देता हूँ, सारे बच्चों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज केवल बेसिक क्वेश्चंस ही डिस्कस होंगे, ठीक है। सारे बच्चों को नमस्ते, सबको गुड इवनिंग, ठीक है। मेन बात मैं फिर से बता दूं सबको जो ध्यान रखनी है कि अगर किसी बच्चे ने आज की प्रैक्टिस क्लास में उसको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, वैसे तो अच्छे क्वेश्चंस हैं और हमने कोशिश की है कि उस तरीके के क्वेश्चंस हो जैसे एग्जाम्स में आते हैं। अगर बी डू हैव पर बेस्ड कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हमने कोशिश की कि वो इसमें इंक्लूड हो आज की क्लास में, मतलब इससे बाहर ना हो, ठीक है। तो अगर आपने पहली वाली क्लास देखी है तो बहुत अच्छी बात है। द डे बिफोर यस्टरडे आई थिंक वो हुई थी, शायद परसों हुई थी, ठीक है। नहीं देखिए तो उसको देख लेना। फिर उसके बाद में क्या रहेगा, ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे सारे आपको समझ में आएंगे, सारे समझ में आ जाएंगे। और वैसे भी बी डू हैव को इतनी, मतलब गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग, नमस्ते। बी डू हैव वैसे भी कोई इतनी ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी नहीं होती हैं कि आप लोग इनके यूजेस नहीं जानते होगे, कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। सारे बच्चे कर लेंगे। चलिए, बस एक मिनट मुझे और लगेगा, मैं इसको स्क्रीन को एडजस्ट कर लूँ सही से, ठीक है। नमस्ते बच्चे। बी वर्ब भी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। इसके बाद में हम सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स लिखते हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर बी की फॉर्म को, मैं एक बार ऐसे रिवीजन करवा देता हूँ, क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, कि अगर हम बी की फॉर्म को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो ये लिंकिंग वर्ब होती है और इसके बाद में हमें इसके सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बी की फॉर्म को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करें तो या तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी हालांकि होती है, तो इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, या ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है बी की फॉर्म, तो इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। डन। उसके बाद में डू की जो डू वर्ब होती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। इसका यूज हम नेगेशन या इंटरोगेशन में करते हैं और इसके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम इसको एज अ मेन वर्ब यूज करें तो ये एक्टिविटी की वर्ब होती है और इसके बाद में हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है। इसके बाद में किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को लिखते हैं जो कि, गुड इवनिंग भैया, इसके बाद में किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को लिखते हैं जो कि किसी एक्टिविटी को रेफर कर रहा हो, ठीक है, किसी वर्ब को या किसी एक्टिविटी को रेफर कर रहा हो। उसके बाद में आ गया हैव। हैव जो हेल्पिंग वर्ब होती है, परफेक्ट टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब होती है। इसका यूज बेसिकली हम किसी वर्ब के साथ में तब करते हैं जब हमें ये रेफर करना हो कि वो जो वर्ब है वो कंप्लीशन की स्टेट में। कंप्लीशन की स्टेट का मतलब ये होता है कि हो चुका एक्शन है, ठीक है। और इसके साथ में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है। अगर हैव की फॉर्म को अगर हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करें तो इसके साथ में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है, बात ध्यान रखनी है। और उसके बाद में अगर हम हैव को एज अ वर्ब यूज करें, एज अ मेन वर्ब यूज करें, तो ये पोजीशन को शो करने के लिए लिखी जाती है। तब हम इसके बाद में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लिखते हैं जो कि पोजीशन हो किसी का, कोई उसको ऑनर हो, ठीक है, या रिलेशन वगैरह। उसके बाद में इसका यूज हम इवेंट्स के लिए भी करते हैं। इवेंट्स, दे हैड अ पार्टी, दे हैड अ डिस्कशन, ठीक है। उसके अलावा इसका यूज हम एक्सपीरियंसेस के लिए भी करते हैं। आई हैव पेन, ठीक है, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस जॉब, आई हैव सम कंफ्यूजन्स, इस तरीके से भी करते हैं। और उसके साथ ही साथ में हैव का यूज हम कंजम्पशन के लिए भी करते हैं, खाने पीने के सेंस में, ठीक है। ये बेसिक बातें जो हमने पिछली क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस की थी। अब आ जाओ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फिर से बता देता हूं, बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग हो गई। डू की फॉर्म डू, डज, डड, डू, डज, डिड, डन, डूइंग हो गई। और हैव की फॉर्म्स हैव, हैज, हैड और हैविंग हो गई, ठीक है। ये इतनी जो वर्ब की फॉर्म्स है, मैं देखो एक बार ऊपर लिख देता हूं यहाँ पर जिससे कि तुम्हें थोड़ी सी आसानी रहे। बी की फॉर्म्स क्या है, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ठीक है। इनका यूज करना है हमें, जो आगे हमारे क्वेश्चंस आएंगे। डू की फॉर्म्स क्या होती हैं, डू, डज, डिड, ठीक है,
डन और डूइंग, इनका यूज करना है। हैव की फॉर्म्स क्या होती हैं? हैज, हैव, हैड, हैविंग, ठीक है, इनका यूज करना है। तो बेसिकली कितनी वर्ब्स हुई हैं? 8 एंड 5 13 प्लस 4 17, मतलब देयर आर टोटल 17 ऑप्शंस। हमारे पास 17 ऑप्शंस हैं और उन्हीं 17 ऑप्शंस का, ठीक है, उन्हीं 17 ऑप्शंस का यूज हमें करना है जो आगे अब क्वेश्चंस आएंगे उनमें, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखिए देयर आर 5 क्वेश्चंस हियर, आपको 5 क्वेश्चंस स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस में ब्लैंक्स हैं, इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है। फिल करने के लिए ऑप्शन है बी, डू और हैव की फॉर्म्स। अब बी की फॉर्म आएगी, डू की फॉर्म आएगी या हैव की फॉर्म आएगी, एक तो ये पता करना है सेंटेंस को पढ़कर। उसके बाद में जो फॉर्म आएगी वो कौन से वाली आएगी? प्रेजेंट की फॉर्म आएगी, सिंगुलर या बेस फॉर्म आएगी, पास्ट की फॉर्म आएगी, कौन सी आएगी ये हमें पता करना है, ठीक है। चलिए शुरुआत कर दीजिए। ये जो क्वेश्चंस हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनमें ब्लैंक्स हैं, फिल करने, बी, डू, हैव की फॉर्म्स का यूज करना है। देखो कर दो शुरुआत, ये तो आसान क्वेश्चंस हैं, सारे आसान हैं, ठीक है। ऑप्शंस ज़्यादा हैं, वी हैव गॉट 17 ऑप्शंस, लेकिन इसीलिए तो तैयारी करते हैं, पढ़ाई भी तो इसीलिए करते हैं कि हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कर पाएं। चलो वेरी गुड। हाँ, बी, डू या हैव की फॉर्म्स का यूज करना है, ठीक है। कौन सी फॉर्म आएगी, किस वर्ब की आएगी, ये तुम्हें डिसाइड करना है। वेरी गुड, गुड इवनिंग भैया, सबको गुड इवनिंग, ठीक है, सबको गुड इवनिंग, सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएंगे। अब देखिए यहां पर सारे बच्चे समझना, अ फ्यू पीपल्स ऑफ दिस क्लास डैश एब्सेंट यस्टरडे। मैं जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा ना इन क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करते समय, उनको भी ध्यान रखना, वो भी काफी हेल्प करेंगे, ठीक। अब सारे बच्चे यहां पे ध्यान से देखेंगे, ये जो एब्सेंट वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है। एब्सेंट एडजेक्टिव होता है, मतलब होता तो वैसे वर्ब भी है, लेकिन यहाँ पे वर्ब होगा नहीं क्योंकि वर्ब इससे पहले आएगी, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक। अच्छा, कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि हम इस एब्सेंट को यहाँ पे वर्ब क्यों ना मान लें? ठीक है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ रहा हूं, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस एक्चुअली में ऑफलाइन क्लासेस में अच्छे तरीके से हो पाते हैं, बट ऑनलाइन में भी हम कोशिश करते हैं यूट्यूब पर या वैसे कि बच्चे ना दिमाग लगाएं। दिमाग लगाना बहुत जरूरी चीज है। बिना दिमाग लगाए मैं क्वेश्चन ले आऊं, मैं ही आंसर बता दूं, तुम केवल क्वेश्चन जान जाओ, आंसर जान जाओ, मतलब तुम्हें मिला क्या? क्वेश्चन मिला, आंसर मिला। दिमाग की एक्सरसाइज हुई, दिमाग सोचने के लिए मजबूर हुआ? नहीं हुआ। तो फिर ये सीखना नहीं है, ठीक है। ये बेमतलब हम अपने को बर्डन कर रहे हैं। तो मैं यहां पे ये जानना चाहता हूं कि जैसे एब्सेंट वर्ड जो होता है, ठीक है, ये वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। यहां पर हम इसको वर्ब माने या एडजेक्टिव माने, और अगर हम इसको वर्ब नहीं मान सकते हैं तो क्यों नहीं मान सकते हैं, और एडजेक्टिव नहीं मान सकते तो क्यों नहीं मान सकते? दैट इज द क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन है। हालांकि मुश्किल होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को कमेंट करके आंसर कर पाना, बड़ा मुश्किल होता है। किसी बच्चे को समझ में भी आ जाए तब भी उसको बताना बड़ा मुश्किल होता है कि कमेंट कैसे करेगा इतनी बड़ी बात को, ठीक है। बोलकर बता देना आसान बात होती है। यही कुछ चीजें हैं जो ऑनलाइन में एक रिस्ट्रिक्शन बन जाती हैं, मतलब जिस वजह से इफेक्टिव लर्निंग नहीं हो पाती कई बार। When it is used an object, there must be an object. Good, बहुत अच्छी बात है। मतलब एटलीस्ट दे हैव थॉट समथिंग, उन्होंने कुछ सोचा तो सही, दिमाग लगाया तो सही, ठीक है, तभी हम सीखते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, तुम लोगों ने शायद प्रोनाउन वगैरह में पढ़ा होगा कि एब्सेंट और प्रेजेंट जो होती हैं, ठीक है, ये ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं। इनके साथ में हमेशा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हो तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना चाहिए। ये प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एब्सेंट को वर्ब मान लें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर ये एब्सेंट वर्ब है, ठीक है, तो फिर इसके बाद में, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है?
यस्टरडे तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि वो तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो एक तो हम इसलिए इसे वर्ब नहीं मान सकते एब्सेंट को, ठीक है। वैसे तो ये एब्सेंट वर्ब होता है लेकिन इस सेंटेंस में नहीं मान सकते क्योंकि अगर वर्ब मान लेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, सेंटेंस अनग्रामेटिकल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और भी वजह है, ठीक है। दूसरी क्या वजह है मैं आपको बताऊं, हम इसको इसलिए भी वर्ब नहीं मान सकते क्योंकि अगर हम इसे वर्ब मान लें, ठीक है, तो इससे पहले हम जो भी बी की फॉर्म, डू की फॉर्म या हैव की फॉर्म यूज करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब होंगी। अब एक चीज देखो, हैव की फॉर्म एज अ हेल्पिंग वर्ब अगर आप लिखोगे तो इसको थर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये थर्ड फॉर्म तो है नहीं, ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म एब्सेंटेड होती है, तो हैव की फॉर्म को एज अ हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं लिख पाओगे। अगर डू की फॉर्म लिखें, मान लो हैव की फॉर्म को एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर सकते, अगर हम डू की फॉर्म को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करें तो उसको भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर डू की फॉर्म को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, एब्सेंट एडजेक्टिव होता है या वर्ब होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, ये दिक्कत हो गई। अच्छा, उसके बाद में अगर हम इसको बी की फॉर्म मान लें, बी की फॉर्म का मतलब इज एम आर वाज वर्ब, तो हमने पढ़ा भी था कि बी की फॉर्म्स अगर हेल्पिंग वर्ब होती हैं तो उनके साथ मेन वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में आती है, ना तो ये आईएनजी फॉर्म है ना थर्ड फॉर्म है, तो कुल मिला के यहाँ पर हम इस सेंटेंस में एब्सेंट को वर्ब नहीं मान पाएंगे, ठीक है, तो हमें इसको मानना पड़ेगा एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव्स केवल लिंकिंग वर्ब्स के बाद में लिखे जा सकते हैं। एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना वो एक्चुअल में सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो वो लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, तो यहां पर हमें कोई लिंकिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। बी डू हैव में से केवल बी की फॉर्म्स लिंकिंग वर्ब होती हैं, तो हमें यहाँ पे बी की फॉर्म लिखनी है। बी की फॉर्म वही इज एम आर वाज वर बीन बीइंग, ठीक है। यस्टरडे लिखा हुआ है, पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट टेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो हम बी की सेकंड फॉर्म लिख देंगे वर्ब, तो आंसर हो गया वर्ब। नमस्ते भैया, नेक्स्ट पे जाओ। दिस मैन डैश मोर मनी देन अदर पर्सन्स। अभी जो मोर मनी हमने लिखा है, ठीक है, ये नाउन है, तो अगर ये नाउन है तो ऑब्वियस सी बात है इससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखोगे, मेन वर्ब लिखोगे। मेन वर्ब बी की फॉर्म भी होती है, डू की फॉर्म भी होती है, हैव की फॉर्म भी होती है। बी की फॉर्म लिख नहीं पाओगे क्योंकि अगर बी की फॉर्म लिख दोगे तो मोर मनी को कॉम्प्लीमेंट मानना पड़ेगा और इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस मैन और मोर मनी एक ही चीज है, जो कि हमें पता है एक नहीं है, मनी अलग है और मैन अलग है, ठीक है, तो बी की फॉर्म खत्म। डू की फॉर्म भी नहीं लिख पाओगे क्योंकि डू की फॉर्म के बाद में वो ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं जो किसी एक्शन या किसी एक्टिविटी को रेफर करते हैं। मनी इज नॉट एन एक्शन, नॉट एन एक्टिविटी, नॉट अ वर्क। मनी इज कोई वर्क नहीं है, मनी कोई एक्टिविटी नहीं है। मनी कुड बी अ पोजेशन, ठीक है, दैट पीपल हैव, दैट पीपल पजेस, तो यहां पे ऑनरशिप की वर्ब आ जाएगी हैव। हैव क्या एक्चुअली हैज, क्योंकि मैन सिंगुलर है ना तो सिंगुलर फॉर्म आ गया, तो इसमें आ गया हैज। नेक्स्ट में देखो, द स्टूडेंट्स डैश वेटिंग आउटसाइड द सेंटर। अब यहां देखिए, ये जो वेटिंग है ये पहले से यहां पे लिखा हुआ है, अभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो बी के साथ लिखी जा सकती है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म केवल बी की फॉर्म के साथ लिखी जा सकती है, तो यहां पर हम बी की फॉर्म लिखेंगे। अब बी की फॉर्म कौन सी लिखेंगे, इज एम आर वाज वर, कौन सी लिखेंगे ये हमें डिसाइड करना है। तो चूंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है, पास्ट का होगा तो हमें वाज वर लिखनी पड़ेंगे, प्रेजेंट का होगा तो हमें इज एम आर लिखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ऐसा पास्ट का कोई रेफरेंस दिया नहीं है तो आप इसको मान लो ये प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट का मान के इसके यहाँ पे लिख दो आर। द स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड द सेंटर। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में हमने लिखा मोहन हैज बीन डैश इज स्कूल वर्क सिंस 2 PM। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो हिज स्कूल वर्क है ना ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि स्कूल वर्क और मोहन सेम नहीं हो सकते, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो बी की फॉर्म नहीं आएगी, या तो हैव की फॉर्म आएगी या फिर डू की फॉर्म आएगी। अब ध्यान से देखो, जो बीन हमने लिखा है ना बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म के बाद में तो आईएनजी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है पैसिव बनाने के लिए। पैसिव आप बना नहीं सकते क्योंकि मोहन यहाँ पे डूअर है, होमवर्क कोई करेगा, तो पैसिव बना नहीं सकते, तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म आएगी नहीं, आएगी आईएनजी फॉर्म। हैव की आईएनजी फॉर्म आएगा, पोजेशन नहीं यूज होती है। हम ये लिख सकते हैं मोहन हैज हिज स्कूल होमवर्क, लेकिन हैविंग नहीं लिख सकते क्योंकि पोजेशन के लिए हैव की फॉर्म को कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखा जा सकता। तो कहने का मतलब हैव भी खत्म हो गया, बी भी खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन है आपके पास में डूइंग, ठीक है। एक तो ऐसे पता चल गया। अब दूसरी एक चीज देखो, स्कूल वर्क क्या है, स्कूल वर्क इज एन एक्शन, स्कूल वर्क इज अ वर्क एक्टिविटी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो किसी वर्क को, किसी एक्टिविटी को रेफर करते हैं उनके साथ में डू की फॉर्म्स को यूज किया करो, ठीक है। तो यहाँ पे डू की फॉर्म आ जाएगी डूइंग, मोहन हैज बीन डूइंग हिज स्कूल वर्क सिंस 2 PM। नेक्स्ट में आ जाओ, माई पेरेंट्स डैश ऑलवेज हैड फेथ इन मी। ये तो आसान है, देखो ये हैड जो हमने लिखा है ये या तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होता है या ये थर्ड फॉर्म होता है। अब ये सेकंड फॉर्म हो नहीं सकता क्योंकि अगर ये सेकंड फॉर्म होता है ना तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। अगर हमारे पास यहाँ एक ब्लैंक है हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए
तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड फॉर्म ही होगी। तो अगर ये थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म बी की फॉर्म के साथ यूज होती है, लेकिन पैसिव में यूज होती है। हैव की फॉर्म का पैसिव बनता नहीं है, ठीक है। डू की फॉर्म्स के साथ में थर्ड फॉर्म आती नहीं है। तो एक ही वर्ब हमारे पास बची जिसके साथ हम थर्ड फॉर्म लिख सकते हैं एक्टिव वॉइस में, और वो होती है हैव की फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे हैव आ जाएगा। माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज हैड फेथ इन मी। माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज हैड नहीं बेटा, हैव। माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज हैड फेथ इन मी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इनमें भी बी डू और हैव की फॉर्म्स का यूज करो। बी डू हैव की फॉर्म्स का यूज करो। देखो इनमें बी की फॉर्म आएगी, डू की फॉर्म आएगी, हैव की फॉर्म आएगी, और कौन सी फॉर्म आएगी ये भी देखना है। बहुत अच्छे। बी डू और हैव की फॉर्म्स का यूज करना है। बी की कौन सी फॉर्म आएगी, डू की कौन सी फॉर्म आएगी, ठीक है, ये हमें खुद पता करना है। सोचो, सिंपल क्वेश्चंस हैं। देखो हमने लिखा दे शुड डैश मोर पेशेंस दिस टाइम। जो मोर पेशेंस है ना, नाउन है, और ये कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि दे पर्सन है, मोर पेशेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये सेम नहीं हो सकता। तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट ही होगा। अब ऑब्जेक्ट होगा तो ये किस तरीके का ऑब्जेक्ट है? क्या ये किसी वर्क या किसी एक्टिविटी को रेफर कर रहा है? तब तो हम इसके साथ में डू लिख देंगे। अगर ये किसी ऐसी क्वालिटी को, किसी एक्सपीरियंस को, किसी पोजीशन को रेफर कर रहा है तो हैव लिखना पड़ेगा। अब हमें पता है कि पेशेंस हमारी क्वालिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो मेरे पास ये फोन है, ठीक है, तो मैं कहूँगा आई हैव दिस फोन या आई हैव अ फोन। फोन फिजिकल पोजेशन है बिकॉज ये फिजिकल फॉर्म में होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं दैट यू पोजेस नॉट इन फिजिकल कॉन्क्रीट फॉर्म बट इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। आई हैव विजडम, आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव नॉलेज, ठीक है, आई हैव टाइम। सो देयर आर सम पोजेशंस दैट आर नॉट इन फिजिकल फॉर्म, दे आर इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं बट स्टिल वी पोजेस देम। अच्छा, सारे ध्यान रखेंगे कि जो हमारे फिजिकल, मेंटल एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, वो हमारे पोजेशंस ही होते हैं, ठीक है। तो उनके साथ में हमें हैव की फॉर्म्स यूज करनी चाहिए। पोजेशन चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे कॉन्क्रीट हो, उसके साथ में हैव की फॉर्म्स का यूज किया करो, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हैव। पेशेंस एक क्वालिटी है ना बच्चे, तो जो भी हमारी क्वालिटी होती हैं, जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको रेफर करने वाले जो नाउन्स होते हैं वो हमारे पोजेशंस होते हैं, वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट पोजेशंस होते हैं। फिजिकल कॉन्क्रीट नहीं होते बट एब्स्ट्रैक्ट पोजेशंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हैव। दे शुड हैव मोर पेशेंस दिस टाइम। नेक्स्ट में देखो, द चिल्ड्रन आर डैश नथिंग इन द रूम, ठीक। अभी नथिंग है, ठीक, नथिंग है। इसके साथ एक चीज तो कंफर्म है कि बी की फॉर्म नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे? क्योंकि ये जो नथिंग है और चिल्ड्रन है ये सेम नहीं है, ठीक। अच्छा, दूसरा, अगर ये मान लो किसी तरीके से हम सेम मान भी लें तो जो आर है वो बी की फॉर्म है। अब इसके बाद या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म आप लिख नहीं सकते क्योंकि आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखने से वर्ब पैसिव बन जाती है, बी की फॉर्म का पैसिव बनता नहीं है। आईएनजी फॉर्म में लिख नहीं पाओगे क्योंकि बी की फॉर्म्स जो होती हैं वो नॉन एक्शन कैटेगरी की वर्ब्स होती हैं, उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बनता नहीं है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? या तो हैव की फॉर्म लिखो या डू की फॉर्म लिखो। अब यहां पर अगर आर नहीं लिखा होता तो हम हैव भी लिख सकते थे, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी लिख सकते थे, ठीक है। आई डू नथिंग भी लिख सकते हैं। यहां देखो, मान लो ऐसे लिखा हो आई डैश नथिंग, तो हमें पता है हम इसमें बी की फॉर्म तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। एक मिनट, इसमें तो हम बी की फॉर्म भी खैर लिख सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं, आई एम नथिंग, आई डू नथिंग, आई हैव नथिंग, कुछ भी लिख दो। आई एम नथिंग, मैं भाई कुछ नहीं हूं, मैं ऐसे ही हूं, बेकार, ठीक है। आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता, वो मौज करता हूं, ठीक है। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या है कि अगर हम नथिंग को यूज करें तो यहां पर हम बी, डू या हैव किसी की फॉर्म लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि इसमें हमने आर की फॉर्म एक एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रखी है, अब हमें मेन वर्ब लिखनी है। आर की फॉर्म बी की फॉर्म होती है, आर बी की फॉर्म होता है, तो इसके साथ में या तो आईएनजी फॉर्म आएगी या थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। थर्ड फॉर्म पैसिव के लिए, आईएनजी फॉर्म एक्टिव के लिए जो होती है, जो कि आप बी की फॉर्म का नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि बी की फॉर्म का पैसिव भी नहीं बनता, ठीक है, और बी की फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नहीं आती, तो वहां आप बी की फॉर्म नहीं लिख पाओगे। यहां तो लिख सकते हो, वहां पर या तो हैव की फॉर्म लिखो या डू की फॉर्म लिखो। अच्छा, अब होता है क्या, हैव की फॉर्म भी नहीं लिख पाओगे, ठीक है, क्योंकि अगर हैव की थर्ड फॉर्म लिखोगे तो पैसिव बनेगा। जब पोजेशन शो करने के लिए हैव की फॉर्म्स का यूज करते हैं तो इसका पैसिव नहीं बनता,
ठीक है। आईएनजी फॉर्म भी नहीं लिख सकते क्योंकि जब हम पोजेशन शो करने के लिए हैव के फॉर्म यूज करते हैं तो उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बनता, ठीक है। तो कहने का मतलब आप हैविंग या हैड भी नहीं लिख पाओगे। अब बचा क्या ऑप्शन, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन एक ही बचा कि भाई डू की फॉर्म्स लिखो, डू की फॉर्म्स। अब आर के साथ में या तो थर्ड फॉर्म आएगी या आईएनजी फॉर्म आएगी, मतलब या तो हम डन लिखेंगे या डूइंग लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो चिल्ड्रन, वो डूअर है, तो हम एक्टिव फॉर्म लिखेंगे, पैसिव नहीं लिख पाएंगे, तो डूइंग लिख दो, क्योंकि डन लिखने से पैसिव बन जाएगा, पैसिव ये स्ट्रक्चर नहीं है, डूइंग आ गया। नेक्स्ट में आ जाओ। यू हैव डैश इन माई गुड बुक्स सिंस लास्ट ईयर। यू हैव डैश इन माई गुड बुक्स सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। अब यहां पे देखो हमने क्या लिखा, इन माई गुड बुक्स। ये जो इन माई गुड बुक्स है ना, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब सारे बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं वो या तो एडजेक्टिव्स होती हैं या एडवर्ब्स होती हैं, ये तो सबको पता होगा, नाउन नहीं होती। कुल मिला के बात ये ध्यान रखनी है। अब अगर मान लो हम यहाँ पे डू की फॉर्म या हैव की फॉर्म लिखें तो हमें पता है डू और हैव की फॉर्म्स जो होती हैं उनके बाद में उनका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, जो कि कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस नाउन्स नहीं होती हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब होती हैं। तो अगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि आप डू या हैव की फॉर्म्स तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। लिखनी बी की फॉर्म ही पड़ेगी, क्योंकि बी की फॉर्म से लिंकिंग वर्ब होती है, उनके बाद में कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव हो सकते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एडजेक्टिव तो हो सकते हैं लेकिन नाउन नहीं हो सकते। तो आप हैव या डू की फॉर्म नहीं लिख पाओगे, बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अब हैव के साथ में बी की एक ही फॉर्म लिख सकते हो, थर्ड फॉर्म, तेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट लिखा है द प्लेयर्स वर डैश ट्रेंड फॉर द गेम्स। द प्लेयर्स वर ट्रेंड डैश द गेम्स। अब यहां पे एक चीज ध्यान से देखना, ये जो हमने ट्रेंड लिखा है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वैसे तो ये सेकंड फॉर्म भी होती है, लेकिन हम इसे सेकंड फॉर्म मान नहीं सकते क्योंकि सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज होती है। और यहां पर ध्यान से देखो, एक हेल्पिंग वर्ब पहले से ही लिखी हुई है और एक अभी हमें और लिखनी है, ठीक है। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आ नहीं सकती, तो इसका मतलब जो ट्रेंड हमने लिखी है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है, बी की फॉर्म के साथ भी आती है अगर पैसिव बनाना हो तो, और हैव की फॉर्म के साथ भी आती है। अच्छा, अब अगर हम मान लो यहाँ पे हैव की फॉर्म लिख दें तो वो हैव की फॉर्म मेन वर्ब तो होगी नहीं, क्योंकि मेन वर्ब ट्रेंड है, वो हेल्पिंग वर्ब होगी। तुम लोगों को अगर याद रह गया तो मैंने पिछली क्लास में तुम्हें पढ़ाया था कि अगर हम बी और हैव दोनों को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करें, ठीक है, तो जो हैव होती है हेल्पिंग वर्ब, बी की फॉर्म उसके बाद आती है, फिर मेन वर्ब आती है, ठीक है। ऐसे बी की फॉर्म्स अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके बाद में हैव की फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकती मेन वर्ब से पहले। ये स्ट्रक्चर अनग्रामेटिकल होते हैं। वो खैर क्यों होते हैं वो एक अलग मसला है, वो तुम्हें समझना जरूरी भी नहीं है और इस लेवल पे समझाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग यूट्यूब पे लर्निंग कर रहे हो, ठीक है। तो अब होता क्या, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हम किसी वर्ब के साथ में हैव और बी की दोनों फॉर्म्स को एज हेल्पिंग वर्ब यूज करें तो बी की फॉर्म हैव की फॉर्म के बाद यूज की जाएगी। हैव की फॉर्म बी की फॉर्म के बाद में नहीं यूज की जा सकती एज ए हेल्पिंग वर्ब। एज ए मेन वर्ब तो कर सकते हो बट एज ए हेल्पिंग वर्ब नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यहां पर हमने बी की फॉर्म लिख रखी है तो आप इसके बाद में हैव की फॉर्म्स तो लिख नहीं पाओगे, तो लिखोगे क्या? लिखोगे क्या? फिर आप ए की फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है, बी की फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है, बी की फॉर्म लिखोगे, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा बीइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बन गया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाता है ना, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बस ये आंसर हो गया। अच्छा, अब एक बच्चा ये सोच सकता है बीन क्यों नहीं लिख दिया? भाई बीन क्यों नहीं लिख दिया? बीन भी तो बी की फॉर्म होती है, उसका थर्ड फॉर्म आ सकती है। तो हम बीन इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अगर हम बीन ट्रेंड लिखेंगे, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर पैसिव बनेगा। अब बीन बी की फॉर्म होगी, उससे पहले फिर हमें थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी हैव बीन ट्रेंड एक्टिव बनाने के लिए। पैसिव बनाने के लिए वर्ब और बीइंग दो फॉर्म एक साथ नहीं हो पाएंगे, ठीक है, वर्ब और बीइंग एक साथ नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट में आ जाओ। दे डैश सम ट्रस्ट इश्यूज विद हिम। दे डैश सम ट्रस्ट इश्यूज विद हिम। ब्लैंक फिल करो भाई। दे हैव डैश सम ट्रस्ट इश्यूज विद हिम, ब्लैंक है उसमें फिल करो। इज एम आर ऑप्शन है, जल्दी से देखो क्या आएगा इज एम आर में से, जल्दी। अब देखो, वैसे तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि अगर हम इसमें ब्लैंक ना भी लिखें तो भी ये सेंटेंस सही है। मान लो हम उस ब्लैंक में कुछ भी ना लिखें, केवल इतना लिख दें दे हैव सम ट्रस्ट इश्यूज विद हिम, तो ये सेंटेंस सही है, ठीक है। लेकिन हमें तो लिखना है क्योंकि हमें तो यही कहा जा रहा है कि भाई कुछ ना कुछ लिखना है। तो ये हैव देखो ध्यान से वर्ब की बेस फॉर्म है,
हैव क्या होती है? हैव बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म केवल डू के साथ यूज होती है, डू के साथ। अगर हैव लिखोगे तो थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी हैड, ठीक है। अगर इज एम आर लिखोगे तो उनके साथ आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ये है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म केवल डू की फॉर्म्स के साथ में लिखी जा सकती है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आ सकता है डू। हालांकि डिड भी लिख सकते हो अगर पास्ट बनाना हो, दे डिड हैव सम ट्रस्ट इश्यूज विद हिम, नहीं तो डू लिख दो, दे डू हैव सम ट्रस्ट इश्यूज विद हिम। अच्छा, अभी कोई बच्चा इसी तरीके से एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कभी डिस्कस किया हुआ, तो वो पूछ रहा था कि भाई ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में हमने डू की फॉर्म का यूज क्यों किया? क्योंकि यूजुअली हम डू डज डिड की फॉर्म्स का यूज करते हैं तब जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो। लेकिन बच्चे ध्यान देना, अगर तुम पहले से नहीं जानते हो कि डू डज डिड की फॉर्म्स जो होती हैं उनको एज ए हेल्पिंग वर्ब हम असर्टिव सेंटेंस में भी मेन वर्ब के साथ में लिख के यूज कर लेते हैं जब हमें एम्फिसाइज करना हो उस एक्टिव को। मान लो अगर हमें ये बात कहनी हो कि नहीं, उन लोगों को जरूरी कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं उस पर्सन के साथ में, तभी वो उस पर भरोसा नहीं करते, देन वी हैव टू एम्फिसाइज दिस फैक्ट। हैविंग ट्रस्ट इशू इज अ स्टेटमेंट एंड वी हैव टू एम्फिसाइज इट। तो हम डू को एम्फिसाइज करने के लिए भी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, चाहे हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव हो या चाहे ना हो, ठीक है। तो ये है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पे जाओ। माई फ्रेंड्स आर नॉट रेडी बट आई डैश द थीव्स हैव डैश अरेस्टेड बाय द पुलिस। मतलब ये ब्लैंक्स हैं, इनको फिल करना है। बी डू और हैव की फॉर्म्स हैं ऑप्शन। चलो देखो किसके आएगी। बी डू और हैव की फॉर्म्स का यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करो। बी की कौन सी फॉर्म आएगी अगर आएगी तो, डू की कौन सी फॉर्म आएगी अगर आएगी तो, हैव की कौन सी फॉर्म आएगी अगर आएगी तो। बी डू हैव तो बहुत आसान वर्ब होते हैं, बच्चों को तीसरी चौथी क्लास में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो इनमें बी डू हैव की फॉर्म्स का यूज करो। नमस्ते भैया, नमस्ते। नहीं, मैं कोई विजार्ड नहीं हूँ। देखो मैं 10 बार कह चुका हूँ, मैं कोई विजार्ड नहीं हूँ। आई एम जस्ट लर्नर। मैं केवल एक लर्नर हूँ जो इंग्लिश को एंजॉय करता हूँ। ना मैं कोई मैजिशियन हूँ, ना मैं कोई विजार्ड हूँ, ना मैं कोई किंग हूँ, ना मैं कुछ गॉड हूँ। ये बकवास बातें मत किया करो, ये बड़ी हल्की बातें होती हैं। मतलब ये बहुत हल्के लोग होते हैं, वो इन तरीके के शब्दों का यूज़ करते हैं अपने लिए दूसरे के लिए, ठीक है। जो नॉलेज को समझते हैं, चाहे वो नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे जीएस की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे साइकोलॉजी की हो, चाहे फिलॉसफी की हो, मतलब किसी भी चीज़ की नॉलेज हो। जो लोग नॉलेज समझते हैं वो जानते हैं कि नॉलेज का कोई अंत नहीं होता। यहाँ पर कोई किंग, कोई विजार्ड, कोई मैजिशियन, कोई गॉड, ये कुछ नहीं होता। ये लल्लू लोग शब्द यूज़ करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। तो इस तरीके के शब्दों का यूज़ मत किया करो, ये सब बेकार की बातें होती हैं। आई एम जस्ट अ लर्नर हु एंजॉयज। मतलब मैं केवल एक लर्नर हूँ जो एंजॉय करता हूँ इंग्लिश को, ठीक है। दिल्ली में रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी गुरुजी? ये मैं कैसे बता सकता हूँ हो जाएगी, ये तो तुम देखो, ठीक है। अगर ये मुझसे चाह रहे हो कि मैं व्यवस्था करवा सकता हूँ क्या, तो फ्लैट नो। मेरा काम पढ़ाना है बेटा, ये काम नहीं है मेरा। इसके लिए अलग लोग होते हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है। इंग्लिश मैथ से भी ज़्यादा लॉजिकल लगने लगी है। इंग्लिश एक्चुअली है ही, ठीक है। इंग्लिश बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन उस डेप्थ तक जाने के लिए कि आपको चीज़ें समझ में आए, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, सही लोगों का साथ लगता है, ठीक है। हर कोई वहाँ नहीं जा सकता, ठीक है। तो लॉजिकल है, ऑब्वियस ही बात है। अगर तुम्हें लग रही है तो ऐसा नहीं कि तुम्हें केवल लग रही है भी। चलो अभी क्वेश्चन इनको देखते हैं। माई फ्रेंड्स आर नॉट रेडी बट आई डैश। अब यहां पर देखो आर लिखा है फ्रेंड्स के लिए, तो बी की फॉर्म लिखी है, वही बी की फॉर्म आई के साथ आ जाएगी, ठीक है। तो आई के साथ आर तो आएगा नहीं, प्रेजेंट टेंस में एम आ जाएगा। ये आंसर। माई फ्रेंड्स आर नॉट रेडी बट आई एम। मेरे फ्रेंड्स रेडी नहीं है बट मैं हूं रेडी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। द थीव्स हैव डैश अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब ध्यान से देखो, ये अरेस्टेड हमने जो लिखा है ना, ठीक है, ये जो हमने अरेस्टेड लिखा है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक। थीव्स सब्जेक्ट है। तो एक चीज तो हमें कंफर्म है कि जो थीव्स हैं वो अरेस्ट करेंगे नहीं, उनको अरेस्ट किया जाएगा। ये तो क्लियर है ना कि थीव्स अरेस्ट नहीं करेंगे, उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो पैसिव बनाओगे, किसी भी वर्ब को पैसिव बनाने के लिए हमें उसके थर्ड फॉर्म से पहले बी की फॉर्म लिखनी पड़ती है। अब अरेस्टेड थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन इससे पहले हमें बी की फॉर्म लिखनी है। बी की फॉर्म वही इज एम आर वॉज वर वगैरह होती हैं। यहाँ देखो हैव लिखा हुआ है, अगर हैव के साथ बी की फॉर्म लिखोगे ना तो केवल थर्ड फॉर्म ही लिखी जा सकती है, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। तो बस इसमें एक ही ऑप्शन आ सकता है, बीन। ठीक है, तो इसमें एक ही ऑप्शन आ सकता है, बीन। द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट पे जाओ। इट डैश नॉट मेक एनी सिग्निफिकेंट चेंज। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। इसमें देखो क्या, ये इतना इजी क्वेश्चन है। ये जो मेक हमने लिखी है ना, वर्ब की बेस फॉर्म है, ठीक है।
बेस फॉर्म जो वर्ब की होती है वो केवल डू के साथ यूज की जा सकती है, बी की या हैव की फॉर्म्स के साथ में नहीं, ठीक है। तो अगर हमने यहां पर ये लिखा है फर्स्ट फॉर्म, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे बी की फॉर्म आएगी। अब बी की फॉर्म क्या लिखोगे, सॉरी डू की फॉर्म, ठीक है, डू की फॉर्म क्या लिखोगे, तो डज लिखोगे, डिड लिखोगे, भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे तो डज लिखोगे इट के साथ, पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे तो डिड लिखोगे। अब ऐसा कोई यहाँ पे लिखा नहीं है, कॉन्टेक्स्ट के पास्ट की बात हो रही होगी, तो ऐसा नहीं लिखा है तो फिर डज लिख दो। हालांकि डिड लिख दोगे तो भी गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन चूंकि पास्ट का कोई रेफरेंस नहीं है इसलिए मैं डिड नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसमें डिड लिखोगे ना तब भी ये सही होगा बच्चे। नेक्स्ट में जाओ। नेक्स्ट हमने लिखा यू आर डैश मच टू रूड विद योर गेस्ट्स, ठीक है। ये सेम एग्जांपल मैंने इसी तरीके से ओरली यूज करके आपको लास्ट क्लास में भी समझाया होगा। ठीक है, अब देखो यू आर डैश मच टू रूड, ये मच टू रूड है ना, ध्यान से देखना बच्चों, ये एडजेक्टिव है, रूड एडजेक्टिव है, मच टू उसके साथ में लिखी गई एडवर्ब फ्रेज है, मतलब मच टू रूड 3 वर्ड्स का ग्रुप एक एडजेक्टिव फ्रेज है जिसमें मेन वर्ड रूड है, ठीक है। मच टू एक एडवर्ब फ्रेज है जो उसके लिए यूज की गई है, ठीक है। अब अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट बन नहीं सकते, हैव की फॉर्म आएगी नहीं, डू की फॉर्म आएगी नहीं, क्योंकि उनका तो ऑब्जेक्ट आते हैं जो कि कोई नाउन है, प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में इससे पहले केवल बी की फॉर्म आ सकती है, बी की फॉर्म, बस और कुछ नहीं आ सकता। अब बी की फॉर्म जो तुम यहां पे लिखोगे वो तो होगी वर्ब, लेकिन उससे पहले हमने एक बी की फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब बना के लिख रखा है, ये जो आर है ये भी तो बी की फॉर्म होती है, यही होता है ना, ठीक है। तो आर के साथ आप क्या लिखोगे, या तो आईएनजी फॉर्म लिखोगे या थर्ड फॉर्म लिखोगे। थर्ड फॉर्म लिखोगे तो पैसिव बनेगा, आईएनजी फॉर्म लिखोगे तो एक्टिव बनेगा कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अच्छा, बी की फॉर्म्स का पैसिव तो खैर बनता नहीं है, कभी भी नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि वो इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, उनके पैसिव बन नहीं सकते, तो पैसिव तो बनता नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि एक्टिव वर्ब यूज करो, एक्टिव वर्ब यूज करोगे बी की फॉर्म के साथ तो आईएनजी फॉर्म में आ जाएगी। अब थोड़ी देर पहले अभी हम ये पढ़ रहे थे कि बी की फॉर्म्स जो होती हैं वो नॉन एक्शन कैटेगरी के वर्ब्स होते हैं, उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस भी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी कि बी की फॉर्म्स का हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं अगर हम उनके थ्रू किसी पर्सन के बिहेवियर को रेफर कर रहे हो। बीइंग रूड इज अ बिहेवियर, मतलब रूडली बिहेव करना किसी के साथ में, इट इज अ बिहेवियर काइंड ऑफ थिंग। तो बिहेवियर के लिए अगर हम मतलब बिहेवियर के रेफरेंस में यूज करें तो बी की फॉर्म को कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लिखा जा सकता है। तो कुल मिला के बीइंग ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, द चिल्ड्रन आर डैश द क्लीनिंग अपस्टेयर्स। अब देखो ये जो हमने द क्लीनिंग लिखा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, और क्लीनिंग और चिल्ड्रन सेम नहीं हो सकते। ये देखो क्लीनिंग से पहले हमने द आर्टिकल लिख रखा है ना, तो इसका मतलब क्लीनिंग वर्ब नहीं है, ये नाउन है, ठीक है। अगर यहाँ पे द नहीं लिखा होता, ठीक है, तो हम इसमें कुछ नहीं लिख पाते, ठीक। द लिखा हुआ है तो हमें पता चल गया कि ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है, जेरेंड है। तो अगर ये नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इससे पहले हमें लिखनी है कोई वर्ब, ठीक है। अब हमें पता है क्लीनिंग और चिल्ड्रन सेम चीज तो है नहीं, तो आप बी की फॉर्म नहीं लिख पाओगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, या तो डू की फॉर्म या हैव की फॉर्म। अब अगर हमने पढ़ा था कि हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को रेफर करें जो पोजेशन हो, कोई एक्सपीरियंस हो, कोई इवेंट हो, तो हैव का यूज करते हैं। और अगर हम किसी ऐसे एक्शन को रेफर करें जो कोई वर्क हो या जो कोई एक्टिविटी, तो डू की फॉर्म का यूज करते हैं। क्लीनिंग इज अ वर्क, सफाई करना एक काम है, ठीक है, तो हम डू की फॉर्म यूज करेंगे, हैव की नहीं, ठीक है। चिल्ड्रन चूंकि डूअर है तो पैसिव बना नहीं सकते, एक्टिव फॉर्म में अगर आर के साथ में वर्ब की फॉर्म लिखोगे तो आईएनजी फॉर्म आएगी, तो डूइंग। चिल्ड्रन आर डूइंग द क्लीनिंग अपस्टेयर्स। रहने के लिए 1-2 दिन तक आपके घर रह सकता हूं क्योंकि गुरुजी मेरा कोई वहां नहीं रहता है, प्लीज सर 2 दिन के लिए रहने दीजिए प्लीज। ब्लॉक कर दो बेटा। तुम्हें पता भी है तुम क्या कहते हो, तुम्हें यह भी पता है कि तुम कह क्या रहे हो, लिख क्या रहे हो, इसका मतलब क्या है, कुछ जानते हो कि बस भगवान ने उंगलियां दी हैं, फोन पास में है तो जो मन में आ रहा है टाइप मार दे रहे हो, ठीक है। ब्लॉक होना चाह रहे हो क्या? पहले शऊर सीख लो। मुझसे इंग्लिश सीखनी है तो शऊर मस्ट है, बिना शऊर के आ जाओगे अपने पैसे वैसे खराब कर लोगे और हफ्ते 2 हफ्ते बाद भाग जाओगे, क्योंकि मैं खींचता ऐसे बच्चों को बहुत हूँ जो लल्लू होते हैं, ठीक है। मैं केवल शऊर के बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूँ, उन्हीं को पढ़ाना सिखाना चाहता हूँ। दे हैव सम सेंस, जिनमें कुछ सेंस है, शऊर है, ढंग है, ठीक है, तमीज़ है, चीज़ों को समझ सकते हैं, और जिनको पढ़ाने का कोई फायदा निकलेगा आने वाले टाइम में, मैं उन्हीं को पढ़ाता हूँ। हर कोई मुंह उठा के चला है और मैं उसको पढ़ाने लग जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे हैं जो किसी को भी पढ़ाते हैं, वो किसी के भी स्टार लगवा देंगे, किसी की भी सरकारी नौकरी लगवा देंगे, किसी को भी इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, उनसे पढ़ लो, ठीक है। मेरे पास तभी है ना जब बहुत शऊर हो, तमीज पहली चीज है, ठीक है। चलो, ढंग है नहीं, अकल है नहीं, क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या निकलता है, कुछ नहीं पता, बस इंग्लिश सीखनी है, तो दिमाग में बैठ गया फतूर की इंग्लिश सीखनी है, तो भैया मैं गलत पर्सन हूँ, मुझसे नहीं सीख पाओगे, मैं सिखाऊंगा भी नहीं, मैं भगा भी दूंगा, ठीक है। चलो
ये हो गए क्वेश्चंस, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनमें भी हमें बी डू और हैव की फॉर्म्स का यूज करना है। बी डू हैव, इनकी फॉर्म्स का यूज करना है ब्लैंक्स फिल करने के लिए। किसकी फॉर्म आएगी, बी की आएगी, डू की आएगी, हैव की आएगी, वो हमें पता करना है, और कौन सी आएगी वो हमें पता करना है। ठीक है, चलो असल में है क्या ना, यूट्यूब पर और ऑनलाइन पे ऐसे मतलब हजारों टीचर पैदा हो गए हैं जो ये कहते हैं कि वो किसी को भी इंग्लिश सिखा देंगे। अंट संट कोई भी आ जाए, बस उनका वीडियो लाइक कर ले, शेयर कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बस वो उसको इंग्लिश सिखा देंगे। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता। तमीज चाहिए होती है, शऊर चाहिए होता है, ढंग चाहिए होता है, एक लेवल चाहिए होता है बात को समझने का, एक अच्छी मेमोरी चाहिए होती है, एक एनालिटिकल माइंड चाहिए होता है लैंग्वेज सीखने के लिए। खास करके हमारे जैसे पर्सन से अगर सीखना है तो दिमाग है नहीं, धीमा दिमाग है, दिमाग चलता नहीं है, मेमोरी अच्छी है नहीं, 2 दिन पुरानी बात याद रख नहीं पाते हो, तो हमसे नहीं सीख पाओगे। दुनिया भर के टीचर हैं, किसी को पकड़ लो, किसी भी सीखो जाके। हरिओम। चलो नेक्स्ट पे जाओ। बिल्कुल सही होता है बेटा, बिल्कुल सही होता है। ठीक है, तुमने पिछली क्लास अटेंड नहीं की इसलिए तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, लास्ट क्लास तुम्हें देखनी चाहिए। चलो आ जाओ जल्दी से, इसमें बी डू हैव की फॉर्म यूज करो बेटा। देखो, दिस मैन हैज डैश नो लीव इन द लास्ट 2 years। अभी जो नो लीव हमने लिखा है और दिस मैन लिखा है, दोनों सेम नहीं हो सकते। तो सेम नहीं हो सकने का मतलब है कि नो लीव जो नाउन है इसको हम कॉम्प्लीमेंट नहीं मान सकते, इसको हमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। अब अगर इसे तुम ऑब्जेक्ट मानोगे तो इससे पहले लिंकिंग और तो आएगी नहीं, बी की फॉर्म तो आएगी नहीं। ठीक है, बी की फॉर्म नहीं आ सकती, इससे पहले या तो डू की फॉर्म आएगी, हैव की फॉर्म आएगी। अब अपने आप देख लो कि नो लीव है क्या, अ काइंड ऑफ पोजेशन और अ काइंड ऑफ इवेंट और अ वर्क। तो लीव कोई वर्क नहीं है, दैट यू विल डू। ठीक है, और ये एक मतलब पोजेशन है, छुट्टी लेना भी एक पोजेशन है, आराम करना। ठीक है, इवेंट है, मतलब हैविंग लीव का मतलब एक इवेंट है, घटना है, जैसे हैविंग रेस्ट है, हैविंग डिस्कशन है। ठीक है, तो बस यहाँ पे फिर हैव की फॉर्म आएगी, हैव की फॉर्म हैज के साथ लिखोगे तो थर्ड फॉर्म ही आ सकती है, ही हैज हैड नो लीव इन द लास्ट 2 years। जब तैयारी करनी थी तब सीरियस होके की नहीं बेटा, ये तुम्हारी नहीं है। एसएससी की तैयारी करने वाले 90% बच्चों की यही कहानी है। किसी ने उन्हें भड़का दिया, किसी ने उनको मतलब झाड़ पे टांग दिया, किसी ने उन्हें मोटिवेशन कर दिया, पंप कर दिया, और वो तैयारी में लग गए। सीरियस होते नहीं है। ठीक है, जब उनके 1-2 अटैम्प्ट निकल जाते हैं, जब उनको लगता है कि अरे भाई मेहनत तो इतनी कर रहे हैं, ठीक है, और इतना टाइम लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, रिजल्ट तो आ नहीं रहा, तब फिर जाके उनकी आंखें खुलती हैं। वो भी सबकी नहीं खुलती हैं, 90% में से 10-15% होते हैं उनकी आंखें खुलती हैं। ठीक है, 75% 85% उसमें से ऐसे होते हैं वो कभी नहीं जान पाते कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। वो खुद समस्या है कि उन्हें जो पढ़ा रहा है, गाइड कर रहा है, वो समस्या है, या जिस कोचिंग में वो पढ़ रहे हैं वो कोचिंग समस्या है, वो जान ही नहीं पाते कभी। ठीक है, तो वो तो ओवरेज हो जाने तक ऐसे ही अपने लगे रहते हैं। तो ये तुम्हारे अकेले की समस्या नहीं है। एसएससी की तैयारी करने वाले 90% से ज़्यादा बच्चे हाईली इमेच्योर हैं, बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं। आप मान के चलिए कि जो 35 लाख 40 लाख फॉर्म भरे जाते हैं ना, उसमें से 40 लाख अगर फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, एसएससी की किसी भी एग्जाम के लिए, तो ऐसे ही मान के चलो कि उसमें से जो 35 लाख है ना, वो बिल्कुल किसी काम के नहीं है। दे आर गुड फॉर नथिंग, बेकार लोग हैं। वो केवल किसी यूट्यूबर ने उनको झाड़ पे टांग दिया और वो तैयारी करने लगे, वो सीरियस नहीं होते हैं। एसएससी का बच्चा बहुत इमेच्योर है। बैंक के बच्चे इस मामले में मैं देखूंगा थोड़े से सीरियस होते हैं। एनडीए सीडीएस की बच्चा तैयारी करता है, सीएपीएफ की तैयारी करता है, वो भी थोड़ा सा सीरियस होता है। एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे जो होते हैं वो 90% से ज़्यादा नॉन सीरियस ही होते हैं शुरुआत के टाइम में, साल 2 साल 3 साल के लिए। फिर उनमें से कुछ जो होते हैं वो ओवर द टाइम जो समझ जाते हैं, फिर वो सीरियस हो जाते हैं, फिर वो जानते हैं कि क्या समस्या है, कहाँ समस्या है। और कुछ होते हैं वो ओवर एज हो जाते हैं, लेकिन वो तब तक जान ही नहीं पाते समस्या क्या है। तो ये तुम्हारी कहानी नहीं है। अच्छी बात है कि तुम उनमें से हो जो ये समझ गए हो कि हाँ कुछ गड़बड़ है और उसको सही करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छी बात ये है तुम्हारे साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द क्वेश्चन डैश रिटन ऑन द बोर्ड इन ब्लैक। अब ये रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, राइट और रिटर्न होता है ना, तो रिटर्न थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म या तो बी की फॉर्म के साथ आएगी अगर पैसे बना के वर्ब को लिखोगे, या हैव की फॉर्म के साथ में आ सकती है। ठीक है, हैव की फॉर्म आप लिख नहीं पाओगे क्योंकि हैव की फॉर्म से लिखने से ये वर्ब एक्टिव हो जाएगी। क्वेश्चन डूअर है नहीं, क्वेश्चन तो लिखेगा नहीं, क्वेश्चन को लिखा गया होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर हमें बी की फॉर्म ही लिखनी है।
अब बी की फॉर्म क्या लिखोगे, क्वेश्चन जो है वो सिंगुलर है, या तो इज लिखोगे, पास्ट टेंस बनाओगे तो वॉज लिखोगे, तो मतलब इन्हीं में से कुछ भी लिख दो, या तो लिख दो इज रिटन ऑन द बोर्ड या लिख दो वॉज रिटन ऑन द बोर्ड। क्योंकि पास्ट का कोई रेफरेंस नहीं है तो मैं पास्ट नहीं लिखूंगा, प्रेजेंट लिख रहा हूं। हालांकि अगर आप वॉज लिख दोगे तो भी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज, द टूरिस्ट डैश अनअवेयर ऑफ द कमिंग डेंजर। अब देखो ये जो अनअवेयर वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इतनी देर में तो तुम लोग जान ही गए कि बी की फॉर्म के साथ ही आ सकते हैं, डू या हैव की फॉर्म के बाद में एडजेक्टिव्स नहीं आते हैं। बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती है, उनके बाद में एडजेक्टिव लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अनअवेयर हमने लिखा ना, एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इससे पहले बी की फॉर्म ही आ सकती है। अब टूरिस्ट के साथ आपको बी की फॉर्म लिखनी होगी तो कौन सी लिखोगे, प्रेजेंट की लिखनी होगी तो इज लिखोगे, पास्ट की लिखनी होगी तो वॉज लिखोगे। तो मतलब इज या वॉज कुछ भी लिख दो, इज लिख दो या वॉज लिख दो, जो चाहे लिख दो वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे जाओ, वी विल डैश आर बेस्ट दिस टाइम टू कम व्हाट में। अब हमने कहा कि भाई इस बार हम अपना बेस्ट करेंगे चाहे जो हो जाए। ये जो आर बेस्ट हमने लिखा है ना, वैसे तो बेस्ट क्या होता है, गुड की कंपेरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। गुड बेटर बेस्ट होता है, ये तो सबको पता होगा, गुड बेटर बेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे देखो बेस्ट के साथ में हमने आवर डिटर्मिनर लिख रखा है, ये लिख रखा है ना डिटर्मिनर, ठीक है। तो अगर हमने आवर डिटर्मिनर लिख रखा है बेस्ट के साथ में, तो बड़ी सीधी सी बात इसकी क्या निकली कि बेस्ट यहां पर नाउन है, क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव होता तो इसके साथ में डिटर्मिनर नहीं आता, ठीक है। और अगर इसके साथ में आया है तो फिर ये, अगर इसके साथ हमने डिटर्मिनर लिखा है तो फिर नाउन है। अगर ये नाउन है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनेगा। बेस्ट का मतलब है सबसे अच्छा अटेम्प्ट, सबसे अच्छा एफर्ट, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। इससे पहले आपको लिखनी पड़ेगी हैव की या बी, डू की फॉर्म, बी की फॉर्म आएंगी नहीं, ठीक है। अब हैव की फॉर्म आप लिख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में होने वाली बात हो रही है और बेस्ट कोई ऐसी चीज नहीं होती जो हम ले लेंगे। बेस्ट होता है एफर्ट, एफर्ट, एफर्ट इज एन एक्शन, एफर्ट इज अ वर्ब, ठीक है। एफर्ट एक एक्टिविटी है, एक प्रयास करना क्या है, कोशिश है, वर्क है। तो जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी वर्क को रेफर करते हैं, उनके साथ में डू की फॉर्म्स यूज होती हैं। तो यहाँ पे डू की फॉर्म आ जाएगी डू। वी विल डू आवर बेस्ट दिस टाइम कम व्हाट में, मतलब इस बार हम अपना बेस्ट करेंगे जो चाहे हो जाए। ये बातें आप लोग जो पूछ रहे हो ना, वो अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। बस एक दो क्वेश्चंस और हैं, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन द केक इज डैश रिमूव इट फ्रॉम द ओवन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो रिमूव फ्रॉम द ओवन लिखा है ना, ये एक अलग प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का एक अलग प्रेडिकेट हो गया, ये मेन क्लॉज है एक्चुअल में इंपेरेटिव सेंटेंस में। ये इज हेल्पिंग वर्ब है। अब इससे पहले ना हमें वर्ब लिखनी है, ठीक है, वर्ब लिखनी है। अच्छा, अब क्या लिखोगे, बी की फॉर्म नहीं लिख नहीं पाओगे, क्योंकि अगर इसके बाद में जो खुद एक बी की फॉर्म है, आपको बी की फॉर्म लिखोगे तो आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, या तो कॉन्टिन्यूअस टेंस या पैसिव वॉइस, जो कि इस वर्ब का नहीं बनेगा बी की फॉर्म का। तो बी खत्म हो गया। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचा, हैव की फॉर्म, ठीक है। हैव की फॉर्म या तो आईएनजी फॉर्म में लिखोगे या थर्ड फॉर्म में लिखोगे, लिख नहीं सकते क्योंकि हैव का पैसिव भी बनेगा नहीं, आईएनजी फॉर्म भी बनेगी नहीं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा नहीं, तो हैव भी गलत हो गया। अब आपके पास क्या बचा, डू की फॉर्म, डू की फॉर्म लिखो। अब या तो डू की आईएनजी फॉर्म लिख दो डूइंग, या थर्ड फॉर्म लिख दो डन। डन लिख देने से पैसिव हो जाएगा, डूइंग लिखने से एक्टिव बन जाएगा। केक जो है वो डूअर किसी चीज का हो नहीं सकता, केक किसी चीज का डूअर नहीं हो सकता, तो आप आईएनजी फॉर्म लिख नहीं पाओगे एक्टिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट लिखो, पैसिव मतलब पैसिव लिखो, ठीक है। हालांकि अब मैंने आपको ये समझाया पैसिव कह के, लेकिन अगर मैं झूठ ना बोलूं, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा, तो ये जो डन हमने लिखा है ना, ये पैसिव वर्ब नहीं बच्चा, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, जो कि केक की स्टेट को रेफर करने के लिए लिखी गई है, ये कोई एक्शन नहीं है। व्हेन द केक इज डन का मतलब, जब डन का मतलब कंप्लीट, ओवर, कोई काम जो हो रहा है अगर वो पूरा हो जाए देन इट इज डन, ठीक है। तो व्हेन द केक इज डन का मतलब जब केक जो हो रहा है, बन रहा है, बेक हो रहा है, जब ये पूरा बेक हो जाए, तो डन का मतलब है बेक्ड बेसिकली, ठीक है। तो डन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, ये वर्ब नहीं है, इसको पैसिव वर्ब मत कहना, ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। मैंने लिखने के लिए ऐसे समझा दिया। चलो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। एक्चुअली है क्या ना, मैं आज क्लास लेना नहीं चाह रहा था, किसी वजह से मैं टालना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगा रिशेड्यूल करना इवेंट को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो लास्ट मैंने इवेंट बनाया था उसको भी मैंने रिशेड्यूल कर दिया था, ठीक है। तो मैं फिर से इसको रिशेड्यूल नहीं करना चाहता था, और तो मैंने इसलिए क्लास लगा दी और क्लास ले भी लिया, ठीक। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आपको करेक्ट करना है, इनमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको करेक्ट करनी है। मैं अगले सेशन आपके साथ रखूंगा तो उसमें डिस्कस कर लूंगा या कमेंट कर दूंगा, मतलब इनके आंसर्स। ये आपका होमवर्क है,
ठीक है, ये मतलब ये तुम लोगों का ना होमवर्क है, तुम्हें ये पता करना है कि इन सेंटेंसेस में क्या करेक्शंस हैं, और जो भी इनमें करेक्शंस है वो कमेंट कर देना, ठीक है। और ये जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये जो हमने क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होती है, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर रखा तो ठीक है, नहीं ज्वाइन कर रखा कर लेना। टेलीग्राम चैनल की आईडी है एसेक इंग्लिश, एसेक इंग्लिश, ठीक है। ये जो हमने डिस्कस किया ना, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ही मिल जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क के जो आपको कमेंट करने, मतलब ये आपका होमवर्क है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना, इतना हमने डिस्कशन किया है, ठीक है, इतना बड़ा डिस्कशन किया है, छोटे छोटे बहुत से पॉइंट डिस्कस किए हैं, तो देखना कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें क्या करेक्शंस हो सकते हैं। ये सब पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। चलिए सर, ऑफलाइन बैच में सीडीएस के लिए एसएसबी की तैयारी करवाते हो क्या या नहीं ऑफलाइन में? बेटा हम एसएसबी की तैयारी नहीं करवाते, मतलब लेकिन एक रिटायर्ड मतलब ऑफिसर हैं नेवी के, ठीक है, उनसे आपकी करवा देंगे, मतलब हम खुद उसमें डील नहीं करते, ना हम कोई फीस लेते हैं, ना हम आपको क्लास देते हैं, बट एक सर हैं, ठीक है, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है, उनको मतलब काफ़ी साल का एक्सपीरियंस भी एसएसबी की ट्रेनिंग की, तो अगर आप आओगे तो आपको करवा देंगे उनसे, मतलब करवा देने का मतलब है कि उनसे हम कह देते हैं तो बच्चों को डील कर लेते हैं, अपनी जो भी फीस लेते हैं वो आप उन्हीं से बात करना। चलिए सर प्लीज़ स्टार्ट, प्लीज़ डिटेल ग्रामर बैच लाइए प्लीज़ सर, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो, कोई बैच आएगा ऑनलाइन तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इंतजार कर लो, आ जाएगा, कोई ना कोई बैच तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास लेनी है बेटा, ये जो भी बातें होती है ना आपकी कि ऑनलाइन क्लास लेनी है, ये क्लास लेनी है, वो क्लास लेनी है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए बड़ा सीधा तरीका होता है कि जो हमारे ऑफिस के इंक्वायरी नंबर्स हैं, ये देखो आप देख रहोगे ना नीचे, ये स्क्रॉलिंग एक लाइन है, स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 9891991959 और 88887888, ये हमारे ऑफिस के इंक्वायरी नंबर्स हैं। आप इन पे व्हाट्सअप मैसेज करके या ऑफिस टाइम में कॉल करके अपनी इंक्वायरीज मतलब डिस्कस कर सकते हो कोई भी बात, ठीक है। तो इस पे क्या करो, अभी तुम यहाँ पे डिस्कस करोगे, मैं तुम्हें क्या क्या समझाऊंगा, कितना समझाऊंगा। और वैसे भी मैं आज बताऊँ ना, आज मैं थोड़ा सा हल्का फील कर रहा हूँ, मतलब बेहतर फील नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्लास शेड्यूल्ड थी तो मैं क्लास लेने के लिए आ गया, बाकी सब अगली क्लास में। तैयारी करने के लिए कितनी एज से शुरू करनी चाहिए? एसएससी की तैयारी शुरू करने के लिए कब से शुरू करनी चाहिए? ये तुम्हें लगता है कोई दूसरा तुम्हें बताएगा? वास्तव में मजे की बात है, दूसरे बता भी देते हैं, ठीक है। तुम्हें लगता है कि कोई दूसरा तुम्हें ये बताएगा कि तुम्हें तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, कैसे शुरू करनी चाहिए? कम से कम मैं वो दूसरा नहीं हूं बच्चों। मैं असल में ना, मैं बड़ा सेफ साइड चलने वाला इंसान हूं। मैं उन बच्चों को पढ़ाता हूं ठीक है, जिन्हें खुद पता है कि उन्हें करना क्या है, बस उनको मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं मदद करता हूं लोगों को, ठीक है। मैं उनको शुरुआत नहीं करवाता कि तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, तुम ये करने लग जाओ, तुम वो करने लग जाओ। वो भैया तुम अपनी कैपेबिलिटीज अपने आप देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारी क्षमताएं क्या है, ठीक है। तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल है, ठीक है, तुम क्या करना चाहते हो, ये तुम अपने आप पता करो। फिर उसके बाद तुम्हें कहीं पर ये लगे कि मेरा कोई रोल है जिसमें मैं तुम्हारी मदद वहां पर कर सकता हूँ, ठीक है, तो बस फिर मैं वहां पर हूँ। अब तुम सोचो कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम ये करो वो करो, ठीक है, ये कर लो वो फॉर्म भर दो, नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं लोगों को धक्का वक्का नहीं मारता, किसी को सो रहा है सोने दो, मैं जगाता जुगाता नहीं किसी को, ठीक है। जग गए हो तो आ जाओ, फिर डिस्कस कर लेते हैं। सो रहे हो तो मैं जगाऊं और फिर उसके बाद में तुम्हें समझाऊं, नहीं, ऐसा नहीं करता मैं नहीं करता कम से कम, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारे अंदर क्या करने की क्षमता है, मतलब ये तुम्हें खुद ही पता करना पड़ेगा बच्चे। कोई दुनिया में देखो, मैं सीधा मना कर देता हूँ कि मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, इन चीज़ों को। दूसरे लोग हैं कि वो अपने एक्टिंगबाजी में तुम्हें बता देते होंगे कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये बन सकते हो। सचिन तेंदुलकर ने देखो क्या नहीं कर लिया, एलन मस्क ने क्या नहीं कर लिया। उनके पास दुनिया भर की बातें होती हैं, ठीक है, दुनिया भर की मोटिवेशन होती है। मुझे पता ये चीज़ें काम नहीं करती। एक एलन मस्क हो गया तो कोई दूसरा थोड़ी हो जाएगा, एक सचिन तेंदुलकर हो गया तो कोई दूसरा थोड़ी हो जाएगा। दूसरा उससे बेहतर भी हो सकता है, लेकिन कोई सचिन तेंदुलकर की वजह से कोई दूसरा कुछ नहीं बन जाएगा ना। ये सब बेकार की बातें होती हैं, ठीक है। तो मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ठीक है। मैं उनमें से हूं कि तुम पहले खुद डिसाइड कर लो कि हाँ, तुम्हें खुद पे भरोसा हो कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं ये काम कर सकता हूं, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है और ये मैं करना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट है, और उसमें कहीं पर तुम्हें लगता है कि मेरा कोई रोल बनता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, तो मैं हूं, ठीक है। मैं ऐसा ही हूं मैं, ठीक है।
आज वेबसाइट पे क्लास है बेटा, वेबसाइट पे क्लास तो कल भी थी, बट कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो मैं ले नहीं पा रहा था, मतलब स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था, दिक्कत हो गई, ठीक है। नहीं तो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था उसका लिंक क्लास का, कि मतलब एक रिमाइंडर मैंने डाल दिया था टेलीग्राम पर, ठीक है। लेकिन कि टेक्निकल कारणों से वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए नहीं हो पाई। क्लास तो कल भी थी, आज भी बच्चे। चलो बाकी जो चीजें पूछनी है, मैं अपने व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर कर रखा है, उसको पूछ लेना। आज के लिए अब चलने दो बस इतना ही, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट।